नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में हो रही राजनीति को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश की 30 स्टेट यूनिवर्सिटी में 22 स्वर्ण कुलपति हैं, यानी 83% से भी ज्यादा ये आंकड़ा बनता है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें, यानी कि अगर ओबीसी वर्ग की बात करें तो 6 कुलपति हैं, जिसका अगर प्रतिशत हम निकालेंगे तो ये 20% आता है। बात करें एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की, तो उसकी कैटेगरी का सिर्फ एक वाइस चांसलर है, जो कि 3% होता है। कुलपतियों का कार्यकाल 3 से 5 साल का होता है। मौजूदा सभी 30 कुलपति बीजेपी सरकार में नियुक्त हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सभी सिलेक्शन जो किया गया है वो नॉर्मल है, या इसमें राजनीतिक पोस्टिंग भी आड़े आ रही है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने कुलपति चुनने के जो नियम बना रखे हैं वो आज तक उत्तर प्रदेश में लागू ही नहीं हो पाए हैं। यूजीसी से अलग यूपी के राज्यपाल हर बार कुलपति चुनने के लिए 3 मेंबर्स की सर्च कमेटी बनाते हैं। इसका अध्यक्ष गवर्नर खुद चुनते हैं और इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी ओर से मनोनीत सदस्य होते हैं। फिर जिस यूनिवर्सिटी का कुलपति चुना जाना होता है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के सदस्य वो होते हैं। कमेटी अखबारों में विज्ञापन देती है, कुलपति की जो पोस्ट है उसके बाद वो खाली होती है। इस विज्ञापन के मुताबिक पूरे कागज पत्र और इंटरव्यू चलते हैं। आखिर में कमेटी 2 से 5 नाम सिलेक्ट करके राज्यपाल को बता देती है। चयन प्रक्रिया में 3 महीने लगेंगे, ऐसा विज्ञापन में लिखा रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी कई बार 6 महीने तक कुलपति तय ही नहीं हो पाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो चयन प्रक्रिया में पैनल के सदस्य अपनी तरफ से किसी शिक्षाविद का नाम नहीं चुनते, लेकिन अंतिम सिलेक्शन राज्य सरकार की ओर से आई सिफारिश से हो जाता है। इसलिए हमेशा ये संदेह बना रहता है कि कुलपतियों का चयन उनकी योग्यता से होता है या फिर किसी राजनीतिक मंशा से, राजनीतिक कारणों से। इसी वजह से इस प्रक्रिया का खुला विरोध भी होता रहा है। उत्तर प्रदेश तो केवल एक उदाहरण है। अगर देखा जाए तो देश के 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसका हाल कुछ यही दिख रहा है। किसी तरह से साल 2020 में टीवी कणिमणि को आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नियुक्ति होने वाले वो इकलौते अनुसूचित जाति के कुलपति हैं। अगर हम कुछ शिक्षाविदों का आरोप जाने तो वो ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट कुलपति ना होने के पीछे कारण ये नहीं है कि कुलपति के पद के लिए लोग उपलब्ध नहीं है, बल्कि मुख्य कारण ये है कि अब नियुक्ति जो प्रक्रिया है उसमें कैंडिडेट की योग्यता को दरकिनार करके पॉलिटिकल पोस्टिंग के आधार पर जो नियुक्तियां हैं वो की जा रही हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब कॉमन है, क्या ये सब ऐसे ही होता आया है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहता है, या फिर नॉर्मल है ये सब चीजें, या पढ़े लिखे वर्गों की कमी है, इसमें पढ़ाई लिखाई आगे आ रही है, या फिर सुधार शुरू हो गया है और जो हालात हैं उसको सुधरने में कुछ वक्त लगेगा। और इसीलिए जो ये इतना अंतर दिखाई दे रहा है उसके पीछे का कारण यही है। तो यूजीसी अपनी भूमिका कब अदा करेगा, क्योंकि हर बार सर्च कमेटी तो बनती है लेकिन इसके खुद गवर्नर ही अध्यक्ष इसमें चुन लेते हैं, तो खुलेआम कोई बता भी नहीं पाता। लेकिन हर बार जो वीसी है वो नहीं बनता जो नाम कमेटी देती है। तो सोचिए 30 में सिर्फ एक एससी कुलपति क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। तो पॉलिटिकल जो पोस्टिंग है वो क्यों हो रही है, इस पर आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दिया जा रहा है, हालांकि हमने आपको पहले बताया कि अमूमन देश की तमाम जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनका यही हाल है, क्योंकि यूजीसी द्वारा यानी कि सेंटर द्वारा यहाँ पर कोई भी नियम कायदे कानून लागू नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ी वजह इस पर मानी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की 30 स्टेट यूनिवर्सिटी में 22 स्वर्ण कुलपति हैं। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि क्यों आखिरकार इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो क्यों है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि कुलपति की नियुक्तियों या पॉलिटिकल
इसको हम कहें कि राजनीति से प्रेरित है, इस पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपको करा देती हूँ, उसके बाद जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सौर्य मैथिली जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, मनोज यादव जी हमारे साथ एसपी यूपी की तरफ से जुड़े हैं, जबकि प्रोफेसर हरजीत कौर हमारे साथ एजुकेशन के पे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल, क्योंकि हमारे साथ खुद शिक्षाविद जुड़े हैं, उनसे हम जरा समझना चाहेंगे, उसके बाद जो इसका पॉलिटिकल एंगल है वो भी हम जानेंगे। क्या आपको लगता है हरजीत कौर जी, क्यों जो है इतना बड़ा एक डिफरेंस नजर आ रहा है? और सिर्फ अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, अभी तो हम पूरे भारत का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इतना अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? क्या इसके पीछे का मुख्य कारण बता पाएंगे आप? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है पूजा जी। एक्चुअली ये जो नियुक्तियां हैं, इसका बहुत सारा असर जो है हमारी सारी शिक्षा जो प्रणाली है उसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि पहले तो हम देखेंगे कि वाइस चांसलर बहुत जगह हैं ही नहीं, बिल्कुल, और अगर हैं तो फिर उसके बाद, क्योंकि अगर वाइस चांसलर ही नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर आगे भी हमारी अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, ना टीचर्स होंगे तो पीएचडी के स्टूडेंट्स कम होंगे, पीएचडी के स्टूडेंट्स कम होंगे तो रिसर्च कम होगी, रिसर्च कम होगी तो फिर आगे जो रैंकिंग है वो हम नहीं ले पाएंगे। बात सिर्फ ये है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर ही ये मैं देख रही हूँ समावेशी जो नीति होनी चाहिए या जो इंक्लूसिवनेस होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हमारी जो प्लूरल कंट्री है वो सिर्फ आप स्वर्ण और ये डिसएडवांटेज और प्लूरलिटी जो है वो कई आयामों में है, जैसे रिलीजन के बेसिस पे भी है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं एज एकेडमिशियन कि हमारे को वो लोग लाके दीजिए, ऐसे लोगों को आप हमारे को टॉप पे दीजिए जो हमारी बात को हमारी यूनिवर्सिटीज को आगे लेके जा सके, उनके अंदर वो कैलिबर हो। और अगर आपको किसी पिछड़ी जाति या किसी रिलीजन या किसी और जगह से नहीं मिलते तो आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे लीप का आप कर सकते हैं, जिनमें आप उन्हें ट्रेन कीजिए, जिसके अंदर आप वो बनाए। यूजीसी ने नॉर्म्स बनाई, अभी आपने खुद ही बताया कि फ्लॉन्ट हो जाती हैं कि पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश में तो यूजीसी के कोई भी नॉर्म चल ही नहीं रहे हैं, शायद ये मुख्य कारण हम समझे। देखिए, अभी मैं एक जब आप के यहाँ से बात हुई तो मैंने एक न्यूज देखी और 24 मई 2021 में एक आरटीआई के आंसर में बताया गया कि सिर्फ 6 शेड्यूल कास्ट और 6 शेड्यूल ट्राइब वाइस चांसलर हैं 496 वीसीज इन इंडिया में। तो हमारे इधर वाकई क्या है कि पहले रिजर्वेशन जो था सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर तक होता था और अब आपने उसको बढ़ा के प्रोफेसर तक ले आए हैं। लेकिन क्या हमारे को सिर्फ ये देखना है कि हम जाति को प्रमोट करें, या अगर हमारे को इंक्लूसिव बनाना है तो क्या हम ऐसे लोगों को आगे ट्रेनिंग दे के ला सकते हैं जो हमारे यूनिवर्सिटीज को अच्छी दिशा दें? मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत है। ये सिर्फ वीसी के मामले में नहीं है, अब बहुत सारी जगह है, जैसे एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वहां पे भी आईएएस जो है वो कार्यभार संभाल रहे हैं। तो जिस फील्ड की यूनिवर्सिटी है, जिस फील्ड की एसोसिएशन है, जिस फील्ड का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, क्या हमारे देश में अकाल पड़ गया है कि हमारे पास शिक्षाविद नहीं है? हमारे को ये इसके ऊपर सीरियसली देखने की जरूरत है कि हमको या तो आप इंडियन एजुकेशन सर्विसेज लाइए जिसके अंदर लोग क्वालिफाई करें और फिर उनको वो पोजीशन दीजिए। इसके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव करने से पूरा का पूरा असर हमारे स्टूडेंट्स पे, शिक्षा पर पड़ता है। बिल्कुल हरजीत जी, आपने ये स्पष्ट कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को शिक्षाविद ही बेहतर संभालें, वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि हम इस पर भी राजनीतिकरण शुरू करते हैं। बीजेपी से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। क्या इन पूरे एंगलों में सिलेक्शन प्रोसेस पर जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, शिक्षाविद हमारे साथ जब खुद जुड़े हैं उन्होंने बखूबी समझा दिया है कि क्यों जो है ये हो रहा है और क्यों इसके जो नॉर्म्स हैं वो नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं फुलफिल हो रहे हैं। मुख्य वजह क्या, क्यों इतना बड़ा डिफरेंस, क्यों इतना बड़ा अंतर नजर आ रहा है इसमें? धन्यवाद पूजा जी। और मैं हरजीत जी को भी सुन रहा था। देखिए पूजा जी, जो विषय है आज, जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, वो विषय है वीसी का नियुक्ति। और जो वीसी की नियुक्ति है उसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल। इसमें राज्यपाल जी हैं,
हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे या उनके कोई प्रतिनिधि होंगे, और साथ में जिस यूनिवर्सिटी के वीसी को नियुक्ति के लिए वहां पर रिसर्च होगा, उस यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी वहां पे होंगे। अब इसके अंदर एक तो राज्य सरकार का कहीं की कोई भूमिका नहीं रहेगा, सारी भूमिका राज्यपाल जी, हाई कोर्ट और वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी है उसकी भूमिका है। और यहाँ पर जो चर्चा है, जहां तक मैं समझता हूं, शिक्षा के अंदर किसी जाति विशेष को प्रमोट करने की जगह पे जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको नियुक्ति देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही तो सवाल है सर, यही तो सवाल है कि क्यों उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों विशेष वर्ग के ही उपयुक्त व्यक्ति मिल पा रहे हैं? नहीं पूजा जी, देखिए जो नियुक्ति होती है उसमें पहले अखबार में आप विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन के बाद जो आवेदन आते हैं उन आवेदनों को वहां पर उनके निरीक्षण किया जाता है, उसका इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू के बाद एक प्रोसेस है पूरा, फिर उसके बाद नियुक्ति होती है। ठीक है, तो आप इस बात को समझे, अगर आप ये कहें कि नहीं जी वर्तमान में इस जाति विशेष का व्यक्ति अप्लाई करेगा, आपने उसको कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वर्तमान में उस जाति विशेष का है, तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी होगी। जब एक सिस्टम में राज्यपाल जी हैं, चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति है और साथ में काउंसिल मेंबर, ये सब होने के बावजूद भी अगर हम इस सिस्टम के ऊपर आक्षेप लगाएं कि यहाँ पर तो पक्षपात होता है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि किसी जाति विशेष को। लेकिन सूर्य मैथिल जी, जो आंकड़ा बता रहे हैं, जो आंकड़ा नजर आया है, उस पर तो चर्चा करनी होगी ना हमें। अगर ये सच्चाई निकलकर सामने आ रही है तो वो क्यों आ रही है? इसके पीछे या तो कारण आप ये कहेंगे कि इतने पढ़े लिखे वो नहीं हो पा रहे हैं, या हमारा सिस्टम इतना आगे नहीं बढ़वा पा रहा है ऐसे लोगों को। नहीं, देखिए पूजा जी, ना तो सिस्टम की खामी है और ना ही कहीं किसी की योग्यता की कमी है। यहाँ पर तो जिसे कह लीजिए, आज तक कोई भी इस प्रकार का कोई भी विषय नहीं सामने आया है जहां पर किसी ने यह आरोप लगाया हो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, मैंने यहाँ आवेदन किया था और मुझसे कम क्वालिफाई व्यक्ति को यहाँ पर वीसी नियुक्त किया। तो इस पे तो आरटीआई के दायरे में भी है। आप देख लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कम विशेषताओं वाला हो, कम उसके एक्सपीरियंस हो और उसको अगर वीसी बना दिया गया हो, तो ये क्वेश्चन मार्क का जो है आपका मुद्दा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल जाति विशेष को प्रमोट करना, ये भारतीय शिक्षा पद्धति में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय रहेगा। और ये आक्षेप जो है, ये आने वाले समय में जो छात्र हैं और जो शिक्षाविद हैं, इनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल, ऐसा प्रश्न चिन्ह ना उठे, बिल्कुल ऐसा प्रश्न चिन्ह ना उठे सर। इसीलिए आज का पूरा मुद्दा रखा हुआ है कि इसमें पूरा स्पष्ट हो जाए, सारी चीजें क्लियरिफिकेशन दिया जाए। हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के अंदर जो योग्य है उस व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहिए। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। योग्य व्यक्ति ही छात्रों का भविष्य संवार पाएगा। इस चीज में पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है हमें, बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल की हमें इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास आएंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप क्या इसमें देख रहे हैं? क्योंकि ये वाकई में, अगर हम जब शिक्षाविदों की बात कर रहे हैं, कॉलेजेस में शिक्षाविद ही नहीं है, वाइस चांसलर्स ही नहीं है, कैसे हम उम्मीद करें छात्रों से उनका भविष्य आगे बढ़ पाएगा, या फिर कैसे वो अपना उज्जवल भविष्य देख पाएंगे? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो भारत किस स्थान पर खड़ा है वो हमें और आपको बखूबी पता है। क्या इसमें भी पॉलिटिक्स का एंगल निकाला जा रहा है, या फिर आपको मुख्य कारण क्या नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स का एंगल देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से छोटी बात होगी। इसमें सबसे बड़ा जो एंगल है वो है षड्यंत्र का। और षड्यंत्र किस बात का? पिछड़ों के आरक्षण का, दलितों के आरक्षण का, और जो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो संविधान में अंगीकृत है, जो अधिकार उनको निहित किए गए हैं, उन अधिकारों को इसी तरह छीड़ करना आरएसएस और बीजेपी की पूरी रणनीति, और यही उनकी सोच है। और इसी के परिणाम स्वरूप आपने एक सेगमेंट के जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत 73% एक वर्ग के लोगों को उसमें रिप्रेजेंट पाया। लेकिन क्या आपने कभी और तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो और भी डायरेक्टर्स हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, पीपीएस हैं, उन सब पे कभी आपने कोई लिस्ट बनाने की कोशिश की? अगर आप उस पर बात करेंगे तो आपको परिणाम और भी भयावह दिखाई पड़ेंगे।
और वो इतने भयावह हैं कि हम आप सोच के थर्रा जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा। ये पॉलिटिकल मेरी बात हो सकती है, पॉलिटिकल एंगल इसको आप और इस पैनल में बैठे लोग समझ सकते हैं। लगभग 25 ठाकुर एक जाति के, मतलब ठाकुर वर्ग से सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जो डीएम है उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए वो सरकार क्या कर रही होगी जो 25 से ज्यादा ठाकुरों को डीएम बना के बैठी है। एसपी की भी संख्या लगभग यहीं तक पहुंच रही है, एडिशनल एसपी भी इसी तरह की स्थिति में है, सीओज हैं जो वो भी इसी स्थिति में है, कमिश्नर जो है वो भी इसी स्थिति में है। तो सरकार की मंशा, आरएसएस की सोच, आरएसएस की जो व्यवस्था है, मनवादी सोच है, उसको सामंतवादी सोच को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यही सत्य है उत्तर प्रदेश में। और आरएसएस बीजेपी हमेशा चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को और देश को गुलाम बनाया जाए, राजतंत्र स्थापित किया जाए, जिसको वो जो काम हर पार्टी में, हर सरकार में इस तरीके की जो मनोदशा है वो देखने को मिलती है। ये आरोप आप पर भी लगे हैं, आपकी सरकार पर भी लगे हैं। विशेष वर्ग को कैसे जो है आप लोग एक वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। हालांकि मैं नहीं चाहती और ना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये चाहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल एंगल या फिर विशेष जाति वर्ग के लोगों को हम साधें। मकसद सीधा ये है कि वजह खंगाली जाए, ढूंढी जाए कि आखिरकार क्या कारण है। हरजीत जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है आप बेहतर इसको समझा भी पाएंगी और इसमें क्यों आखिरकार जो हम पॉलिटिकल पोस्टिंग की बार बार बात कह रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं, वो एंगल आखिरकार क्यों निकल कर सामने आ रहा है। 30 में से यूनिवर्सिटीज की जब बात करें यूपी में मात्र एक एससी जो है वीसी, आखिरकार इतना बड़ा अंतर क्यों? और वाकई में आपको लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पोस्टिंग नहीं की जाती है, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है? जी, मुझे लगता है कि व्यवस्था बनाने से बनती है। अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि सारा एक सिस्टम बना हुआ है और उसके हिसाब से होता है। कई बार ये भी होता है जो नाम भेजे जाते हैं वो नहीं भी टिक होते, कोई और भी हो जाता है। ये भी आप कई इंस्टेंसेस में, मैं यूपी की बात नहीं करूंगी, किसी भी और जगह से भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास पिछड़े वर्ग या इंक्लूसिव में, तो मैं सिर्फ पिछड़ा वर्ग नहीं कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी कि हर तरह का जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिर्फ दलित ही नहीं, मैं तो इस आधार पे भी कहूंगी रिलीजन भी होता है, लैंग्वेज भी होती है, इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं। क्योंकि अगर हम हर तरह के लोग पाएंगे जो अपने साथ एक नई सोच लेके आएंगे, तो हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आगे होगी। और मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र से, जैसे आपने आईएएस बनाया है या जैसे आपके आईसीएस है, इस तरह से हमारे को, या आईएफएस है, इस तरह से हमें एक इंडियन एजुकेशनल सर्विस को भी बनाने की जरूरत है, जिसके अंदर हमको हर कैटेगरी के लोग मिल सकें जो ये कार्यभार संभाल सकें। और अगर आपको वैसे लोग ट्रेंड नहीं मिलते हैं या उनकी कैपेसिटी ऐसी नहीं है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के प्रोग्राम इनिशिएट करें कि उनकी लीडरशिप स्किल्स, रिसर्च एबिलिटीज, उनकी टीचिंग एबिलिटीज, उनको एक नई सोच दें, उनको एक्सपोजर दें। हो सकता है कि हम उनको बाहर देशों में भेजें या यहाँ इंडिया के अंदर ही कितने अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, आईआईटीज वगैरह हैं, वहां पे प्रोग्राम कंडक्ट कराएं। ये कहना कि लोग नहीं मिलते, मुझे लगता है एक जस्टिफिकेशन नहीं है। हम अगर नहीं मिलते तो किस वजह से नहीं मिलते? तो हम राजनीति में वो अपना काम नहीं कर पा रहे ना कि हम उन लोगों को भी ऊपर उठा सके। तो हम रिजर्वेशन अगर हम करते हैं तो हम ये सोचें कि हमको हर तबके का, हर पॉपुलेशन के सेगमेंट के लोगों को ऊपर लाना है और सबको ये मौका देना है, उनको इस तरह तैयार करना है कि वो हमारे यूनिवर्सिटीज को, हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस वाली इंस्टीट्यूशंस को एक दिशा और दशा दे सकें, जिससे हमारा जो देश है वो आगे बढ़े। हमारी क्यूएस रैंकिंग तभी बढ़ेगी जब हम डाइवर्सिटी को समझेंगे। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही बात करती है कि डाइवर्सिटी को समझिए, उसे ऑनर कीजिए। और हमारे को ये जरूरी है कि हम हर तरह के लोगों को आगे लेके आए। अगर उनके अंदर ये नहीं है एबिलिटीज तो हम उसे जरूर इनहेंस करें। तो इसके लिए जो भी प्रयास हो वो सरकार की तरफ से होना चाहिए, वरना ये सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर परकोलेटिंग डाउन इन्फेक्ट होते होते हम अपनी रिसर्च और अच्छे छात्रों को गंवाना शुरू कर देंगे।
और वो हो भी रहा है शायद, और इसीलिए ये जो कार्यक्रम है वो उठाया गया है, इसका मकसद ही यही है। लेकिन क्या लग रहा है, सरकार से यहाँ पर जवाब जरूर लेना चाहेंगे। खुद जो है शिक्षाविद कह रही हैं कि अगर योग्यता नहीं मिल पा रही है तो उसमें किसकी खामी है, वो क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, पूरा जो प्रोसेस है उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है। पूरा आपने बता दिया कि एक प्रोसेस सिस्टम होता है, उसी के अंतर्गत जो है तमाम जितने भी यहाँ पर खाली पद होते हैं उनको भरा जाता है, या फिर जो भी चीजें होती हैं पूरे प्रोसेस के तहत होती हैं। उस प्रोसेस पर निगरानी क्यों नहीं की जा रही? अगर इस तरीके का अंतर आ रहा है, अगर इस तरीके की आवाज उठ रही है, तो उसको सुनना समझना तो सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार को ही इस पर दायित्व निभाना है अपना। देखिए पूजा जी, अभी हरजीत जी ने जो प्रश्न उठाया मैं उसका भी उत्तर दूंगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक कोट किया था, एक लाइन, षड्यंत्र। तो यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि आंसू बहाना, घड़ियाली, जिनकी सरकार के अंदर केवल एक जाति विशेष को ओबीसी के कोटे में समेट दिया गया हो, जहां भी पत्थर उठाओ वहां पे यादव या मुस्लिम देखिए इस पर मैं नहीं, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए मैं इस मुद्दे को नहीं बनाना चाहती, पॉलिटिकल एंगल मत दीजिए सर इस पर। इसीलिए हम बात करें कि शिक्षा पर जोर दिया जाए, इस पर पॉलिटिकल एंगल निकालने की कोशिश ना कीजिए सर। सांप्रदायिकता हो, जो लोग केवल और केवल जाति के आधार पर देखिए वो यहाँ ये हर इसीलिए कहा गया, इसीलिए उनके जवाब के तुरंत बाद ये कमेंट किया गया था कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत, हर एक सत्ता में आने वाली सरकार के तहत ये किया जाता है, इसमें सुधार लाने की कोशिश की जानी चाहिए। नहीं सर, देखिए मेरा सीधा सा सवाल था आपसे, और आपके जो सूर्या जी सीधा सा सवाल था, कैसे सिस्टम को सुधारा जा सकता है? अगर ऐसा सिस्टम आपको नजर आ रहा है तो उसमें सुधार की गुंजाइश आपको नजर आ रही है, तो इन्वॉल्वमेंट, हस्तक्षेप तो आपको करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? देखिए पूजा जी, जो आपने प्रश्न उठाया उस प्रश्न के ऊपर बस केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक जो व्यवस्था बनी हुई है, यदि इस व्यवस्था में कहीं कोई खामी है तो उसका अवलोकन भी चल रहा है। केंद्र की सरकार जो है इस पर ज्ञान भी ले रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार में हर वर्ग को अपने जो, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हर एक जगह हो, चाहे ओबीसी ले लीजिए, हमारे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी है, चाहे आप दलित ले लीजिए, मंत्रिमंडल में हमारे यहाँ दलित है, और आप चाहे किसी भी वर्ग में ले लीजिए, हमारे यहाँ पर हमने राष्ट्रपति को दलित को बनाया है। आप चीज को भी देखिए, उपराष्ट्रपति जो है वो भी देख लीजिए। जाति के आधार पर यहाँ पर वोट नहीं लिया जा रहा, ठीक है। जाति के आधार पर बात करते हैं तो मैं जाति के आधार पर आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से, अगर अंतर है तो उस अंतर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो क्यों है सर? और उसमें सुधार कौन लाएगा? सवाल आप ही से पूछा जाएगा, होगा। विपक्षी पार्टियों का काम है, वो आप पर सवाल उठाएंगी। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी की तो नस नस में जातिवाद भरा हुआ है। अभी भी इनके उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए, या तो जेल में है, चाहे तो बेल में है। गुंडों की पार्टी है, नस नस में गुंडे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले 10 मार्च नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूरा सवाल था। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। आप लोग जुड़े मेरे साथ, बहुत शुक्रिया। हालांकि और भी इसको लेकर जो है विश्लेषण करने की और साथ ही आकलन करने की आवश्यकता भी थी, और यहाँ पर योग्यता के आधार पर, जैसे शिक्षाविद ने बार बार जोर दिया, उस पर जोर देने की जरूरत है। पॉलिटिकल पोस्टिंग या पॉलिटिकल आधार पर अगर आप किसी भी प्रकार की नियुक्तियां करेंगे तो अपने भविष्य को हम जरूर अंधकार में डालेंगे। इसको सोचना होगा, बजाय इस पर इतनी पॉलिटिक्स करने की। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।